जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है स्वभाव या प्रकृति। नेचर दो तरह से हो सकते हैं, एक जो जन्मजात होगा बाय बॉर्न, और दूसरा जो अप्लाइड, जो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम समझेंगे कि हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। हिंदी में नेचर को प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचारधारा रखा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है अर्थशास्त्र कला है, और कुछ अर्थशास्त्रियों को यह मानना है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ। आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स यदि साइंस है तो इसे पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है, और यदि इकोनॉमिक्स आर्ट है तो इसके पीछे तर्क क्या है। हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि यदि इकोनॉमिक्स साइंस है तो साइंस का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा साइंस है और इकोनॉमिक्स हमारा आर्ट है। कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे साइंस भी माना है और कुछ ने आर्ट भी माना। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस के रूप में, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस कैसे है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत गंभीरता से समझेंगे कि आखिर में इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है, यानी मीनिंग ऑफ साइंस। बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि साइंस का क्या मतलब होता है। सरल और सहज शब्द में समझे तो साइंस इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। जब हम किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इसे हम साइंस कहते हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट मैटर। जब हम सब्जेक्ट मैटर का या नॉलेज का जब सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और भी गंभीरता से अगर हम साइंस के बारे में देखें तो साइंस का मतलब क्या होता है, तो साइंस ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच है ऑफ नॉलेज, नॉलेज का, डेट एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं किसका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और परिणाम का परिचर्चा यानी परिकल्पना करते हैं। जहां पे कारण होगा कॉज और जहां पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। कारण का मतलब जैसे प्राइस का बढ़ना और प्राइस के घटने के कारण डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ेगा वह इफेक्ट कहलाया। तो कॉज का मतलब हो गया कारण और इफेक्ट मतलब उसके कारण उसमें जो क्या हो रहा, परिणाम आ रहा है। तो साइंस कुछ और नहीं बल्कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। किसके किसके बीच सर? इकोनॉमिक एजेंट के बीच में। और आगे डिस्कस करें तो एक साइंस जो विज्ञान है, जो साइंस है, ये दो तरह के होते हैं। साइंस कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइंस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्योर साइंस। अगर हम बात करें तो जो साइंस है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो है उसे हम वास्तविक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा है सर उसे हम नॉर्मेटिव साइंस, जिसे हम आदर्श विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। अब किसे कहेंगे पॉजिटिव साइंस और किसे कहेंगे नॉर्मेटिव साइंस, इसको सरल और सहज शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जब कोई भी घटना, कोई भी घटना एज इट इज आपके समक्ष रख दिया जाए तो वो हमारा पॉजिटिव साइंस कहलाएगा। नॉर्मेटिव साइंस जब आपके पास जब घटना एज इट इज के नहीं बल्कि उसमें व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, क्या सही है क्या गलत है, जब इसमें आपको सजेशन और एथिक्स की बात ऐड कर दिया जाए तो वो आपका नॉर्मेटिव साइंस हो गया। और आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ साझा करता है, या अगर कोई लड़का लड़की से या अगर कोई पुरुष महिला से अगर ये बात बोलता है कि हम आपके साथ डाइवोर्स करना चाहते हैं या हम आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो ब्रेकअप करना ये आपका पॉजिटिव साइंस के अंदर आएगा। लेकिन ब्रेकअप करने का रीजन बताना
ठीक है, कि ब्रेकअप करने का रीजन बताना कि क्यों ब्रेकअप किया जा रहा है या क्यों डिवोर्स दिया जा रहा है। उनके साथ उसका कंपनी पसंद नहीं है, ठीक है, उसका नेचर पसंद नहीं है, या फिर जो है उसके साथ जो है उसका पर्टिकुलरली जो है वो उसका रिलेशन या उसका नेचर स्वभाव या किसी भी रीजन के कारण अगर वो ये बता रहा है कि हम उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? जिसमें आपको सजेशन दे, जिसमें आपको वैल्यूज बताए, ठीक है, वो हमारा नॉर्मेटिव साइंस। और पॉजिटिव साइंस जो एट इज है, जो आपको जैसा है वैसी आपको बातें रख दिया जाए। और भी डिटेल में हम जानेंगे कि पॉजिटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने पॉजिटिव साइंस को क्या माना है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने नॉर्मेटिव साइंस को क्या माना है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस के रूप में क्या है, तो पॉजिटिव साइंस के रूप में अगर माने तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने, उसमें से जो फेमस अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी सेज एंड जो रॉबिन साहब है, और ये सभी जो है अर्थशास्त्री है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में माना है। यहां पर लिखा प्रोफेसर जेबी सेज एंड शीनर एंड रॉबिन्स हैव प्लेस्ड इकोनॉमिक्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव साइंस। यानी कि जो ये तीन नाम है, जो ये तीन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस यानी कि पॉजिटिव साइंस यानी वास्तविक विज्ञान के रूप में जो है इसे कैटेगरीज किया है, यानी इनको अपने वास्तविक विज्ञान के रूप में जो है वो ब्रांच में सम्मिलित किया। एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इन्होंने साथ में बहुत अच्छी बात कहा है कि एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जितने भी ब्रांच है इकोनॉमिक एनालिसिस का, वो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच? कॉज एंड इफेक्ट। अभी जस्ट हम आपके साथ साझा किए कॉज एंड इफेक्ट का मतलब, कॉज का मतलब हो गया कारण, और उसके कारण जो है वो क्या पड़ा? हमारा इफेक्ट, उसके कारण जो है प्रभाव पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। प्रोफेसर जेबी सेक सीनियर एंड प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी है के रूप में अध्ययन करता है। बहुत गहरा लाइन है सर, और यही आपका पॉजिटिव साइंस का सबसे मेन जो है मीनिंग है। आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइंस आखिर में क्या है, तो आप इस लाइन को जो है अच्छे से पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं कि पॉजिटिव साइंस आखिर में क्या है। जब समस्याएं आपके पास, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज दे आर, वो जैसी है के रूप में आप अध्ययन करते, जैसी है एज इट इज, जैसा है अगर आप उसको उसी रूप में अध्ययन करते हैं तो वो पॉजिटिव साइंस में आता है। वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है, सिर्फ उसका संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है, व्हाट इज का विश्लेषण किया जाता है और क्या होना चाहिए जैसे नीतिगत पहलुओं को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस लाइन जो है ये आपको जो लाइन है व्हाट ऑज टू बी, जैसे नीतिगत पहलुओं को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता। ये जो घटनाक्रम है सर, ये हम कहां पढ़ते हैं? तो हम ये पढ़ते हैं नॉर्मेटिव साइंस में। कहां पढ़ते हैं सर? नॉर्मेटिव साइंस में हम ये बात पढ़ते हैं कि क्या नीतिगत पहलू होने चाहिए, ये हम नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ते हैं। और आर्थिक पहलू में क्या है, ये हम कहां पे पढ़ते हैं? पॉजिटिव साइंस में पढ़ते हैं। व्हाट इज जो है वो पॉजिटिव साइंस का पार्ट है, और व्हाट ऑज टू बी जो है वो नॉर्मेटिव साइंस का पार्ट है। दूसरी बात करें तो इन अर्थशास्त्रियों के विचार को आर्थिक विश्लेषण की प्रत्येक शाखा में कारण और परिणाम के का संबंध निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या है कि जो हमारा कॉजेज है और जो हमारा इफेक्ट है, इसके बीच जो है वो रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। ये सारी बातें जो है प्रोफेसर जेबी से सीनियर और रॉबिन साहब जो कहे हैं वो हमने आपको एज इट इज बता दिया। सर ये बहुत लेजेंड प्लेयर है, इनके द्वारा जो बातें आपके सामने रखी गई ये बातें हमने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। आसान शब्दों में समझेंगे कि क्या है हमारा पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या करता है सर? जो हमारे पास इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसका ये रिजल्ट बताता है, ठीक है। और यहां पे इट डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करता है। क्या इंडिकेट नहीं करता है सर? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये नहीं बताता है। कौन? पॉजिटिव साइंस। क्या सही है और क्या गलत है ये कौन बताता है? नॉर्मेटिव साइंस। ये कुछ नहीं बताता, ये बताता है जो आपके पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके सामने एज इट इज रख देता है। ये आपका क्या कहलाया? पॉजिटिव साइंस। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव साइंस कहलाएगा। जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है,
ठीक है, या भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में महंगाई निरंतर बढ़ते जा रही है, भारत में निरंतर महंगाई बढ़ते जा रही है, ये आपको बता दिया गया। ये किसका एग्जांपल कहलाएगा? तो पॉजिटिव साइंस का कहलाएगा। लेकिन भारत में महंगाई निरंतर बढ़ रही है, इसके पीछे कारण बता दे, रीजन बता दे आपके सामने। तो अगर कोई रीजन बताने के साथ साथ कोई सजेशन बता दे कि भाई इन कारणों से हम कम कर सकते हैं, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आएगा। तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट इकोनॉमिक एनालिसिस प्रॉब्लम। ये सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस प्रॉब्लम को ये बताता है, यहां पर क्या सही है और क्या गलत है ये डिस्कस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल बात करें तो पहला एग्जांपल है कंजम्पशन से रिलेटेड। तो कंजम्पशन रिलेटेड क्या एग्जांपल है सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन राइजिंग कंजम्पशन। जब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा? धीरे धीरे घटता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तब आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? घटेगा। तो कंजम्पशन का बढ़ना जो है वो कॉज है और सेटिस्फैक्शन का घटना क्या है? ये इफेक्ट है। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है यही कहलाता है पॉजिटिव साइंस। क्या कहलाता है सर? पॉजिटिव साइंस। तो दूसरे हम लोग एग्जांपल समझेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द, दूसरा हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा एक्सचेंज से रिलेटेड। एक्सचेंज में क्या है सर? द एक्सचेंज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड एंड सप्लाई इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब बता रहा है कि जब आप एक्सचेंज करेंगे तो अगर किसी वस्तु का प्राइस क्या है? बढ़ रहा है सर, तो इसका इफेक्ट डिमांड पे भी पड़ेगा। अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो डिमांड हमारा घट जाएगा, और प्राइस अगर हमारा जो है सर वो क्या हो रहा है? घट रहा है, तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट का एक जीता जागता उदाहरण है। आप यहां पे देख रहे हैं कि प्राइस में जो भी जो है, प्राइस में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइस में जो भी कम बेशी हो रहा है, या प्राइस में जो भी जो है सर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? डिमांड पे पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए कि अगर प्राइस जो है अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब हमारा प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसके कारण आप देख सकते हैं कि प्राइस में जो है वो कमी और बढ़ोतरी के कारण यानी इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सप्लाई में पड़ रहा है। तो प्राइस का बढ़ना घटना कॉज है, और डिमांड पे जो डिमांड में जो भी कमी बेसी या डिमांड में जो भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस हमारा क्या है सर? हमारा इफेक्ट कहलाएगा। तो ये अभी हमारा बेहतरीन एग्जांपल है पॉजिटिव साइंस का। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज जो हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन फैक्टर सप्लाई डिमिनिशिंग द प्राइस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, जो हमने आपके साथ जो है एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन कंजम्पशन। यहां भी सेम वही बात है कि सर जैसे जैसे जो है आप कंजम्पशन की बात करेंगे तो टैक्स पे भी उसका क्या करेगा? इफेक्ट पड़ेगा। यानी कंजम्पशन और टैक्स के बीच में यहां पे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस क्या है, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस के रूप में कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे, इसमें कुछ अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स को जो है वो नॉर्मेटिव साइंस के रूप में माना है। हमने अगर एग्जाम में कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में मानने वाले कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, तो अभी जस्ट हम आपके साथ साझा किए थे कि कौन कौन थे सर। आपने जस्ट अभी देखा कि कौन कौन थे हमारे उदाहरण, बेहतरीन उदाहरण में कौन कौन से थे। तो आपने डिस्कस किया कि प्रोफेसर जेबी से, साथ ही साथ कौन थे हमारे रॉबिन साहब, और साथ ही साथ जो थे हमारे सीनियर। ये सब वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में माना है। अब हम वो अर्थशास्त्री का नाम जानेंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में माना है। नॉर्मेटिव साइंस के रूप में मानने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो मार्शल हैं, साथ ही साथ कौन है सर? पीगू हैं, साथ ही साथ कौन है सर? तो हमारे केन साहब हैं, केनी साहब भी जो है वो, और साथ ही साथ जो है वो हादरे साहब जो हैं, इन्होंने भी जो है इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में माना है। यानी ये वो अर्थशास्त्री हैं जो इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस यानी कि सर इन्होंने आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के रूप में माना है। मार्शल, पीगू एंड हार्दे एंड केनीज आर द नेम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हु पुट इकोनॉमिक्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मेटिव साइंस, जिन्होंने नॉर्मेटिव साइंस के रूप में इसे पुट किया है, इसे कैटेगरी करके मान लिया है। नॉर्मेटिव साइंस इज रिलेटेड विद द एक्सेप्ट व्हाट ऑज टू बी, जिसकी बात हमने डिस्कस किया था, एंड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एनालिसिस्ड एंड देयर डिसेबिलिटी एंड अनडिजिबल असेस्ड। मतलब आप आसान भाषा में समझेंगे, यहां पर ये लाइन को आप जो है वो इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट ऑज टू बी, साथ ही साथ इन विच पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एनालाइज। जहां पर हम
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पर हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट था नॉर्मेटिव साइंस को समझने के लिए। दूसरी अगर हिंदी में बात करें, अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्री में प्रमुख जो नाम है वो मार्शल साहब का है, पीगू का है, हादरे का है और किन्स का है आदि। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑज टू बी से है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हिंदी वाले जो अंडरलाइन कर लेंगे। क्या बता रहे सर, आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए इसके साथ है, ठीक है, जैसे प्रश्न से है जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाइयों एवं बुराइयों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। ऐसा मानने वाले, ऐसा कहने वाले मार्शल पीगू और हार्डे और केनी साहब है। केनी साहब ने कहा कि देखिए भैया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छाइयां होगा और कुछ बुराइयां होगा। वो अच्छाइयां और बुराइयां का हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कहलाएगा नॉर्मेटिव साइंस। जबकि पॉजिटिव साइंस में क्या था, एज इट इज, जैसे घटनाएं हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपके समक्ष रख देंगे। वहां पर किसी प्रकार का कोई सजेशन क्या सही है क्या गलत है वो डिस्कस नहीं करेंगे। बल्कि नॉर्मेटिव साइंस में ऐसा नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस में जो है क्या होना चाहिए इस पर बात किया जाता है और हम यहां पर अपना सजेशन देंगे क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्मेटिव साइंस। बहुत आसान शब्दों में क्या लिखा हुआ है, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है सर, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। इसको जो है आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो किस पर बेस्ड होता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है सर वो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं और जो आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो किस पर बेस्ड होते हैं सर, वैल्यूज एंड एथिक्स पर। यानी ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो आपका पॉजिटिव साइंस है, जो पॉजिटिव साइंस है सर वो आपका फैक्ट पर बेस्ड होता है। यानी जो बातें सही है चुपचाप उसको एज इट इज उतार के रख दो, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, जैसे सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, ये आपका फैक्ट है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। भैया क्यों उगता है, पश्चिम से क्यों नहीं उग रहा है, ठीक है, अगर ये सारी बात बताना शुरू कर दे, अपना सजेशन बता दे, अपना गुड और बैड बता दे, उसका फीचर्स मेरिट डिमेरिट बताना शुरू कर दे, तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आ जाए। जबकि नॉर्मेटिव साइंस की क्या कहानी है सर, नॉर्मेटिव साइंस की कहानी कुछ और नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना वैल्यूज की बात करते हैं। यहां पर हम अपना वैल्यूज बताते हैं और साथ ही साथ हम यहां पर जो है अपना एथिक्स की भी बात करते हैं, यहां पर हम नैतिकता की भी बात करते हैं। तो नॉर्मेटिव साइंस यानी वैल्यूज और एथिक्स की बात करता है, जबकि पॉजिटिव साइंस जो है वो फैक्ट की बात करता है। तो अगर एमसीक्यू का प्रश्न पूछे कि फैक्ट रिलेटेड टू, तो आप बताएंगे पॉजिटिव साइंस, एंड वैल्यूज एंड एथिक्स आर रिलेटेड टू, तो आप बताएंगे नॉर्मेटिव साइंस। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। तो आइए देखते हैं कि कौन अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव भी माना है और नॉर्मेटिव भी माना है। तो देखिए कोई और नहीं थे, जो हमारे फ्रेडमैन साहब थे, यानी इसे याद रखेंगे बैटमैन के नाम से, बस याद रखना है सर, बोलेंगे नहीं एग्जाम में, लिखेंगे नहीं बैटमैन क्योंकि गलत हो जाएगा, सिर्फ याद रखना है कि फ्रेडमैन साहब, जो फ्रेडमैन साहब है उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड इकोनॉमिक्स समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। भैया अर्थशास्त्र कभी कभी जो है वो आदर्शात्मक विज्ञान की भी बात करता है और कभी कभी जो है आपके साथ जो है वो वास्तविक विज्ञान की भी बात करता है। ऐसा कहने वाले हम नहीं हैं, वो फ्रेडमैन साहब है। इनका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां से फ्रेडमैन साहब से कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो देखिए इकोनॉमिक्स कैन नेदर बी लिंक्ड अलोन विद पॉजिटिव साइंस। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स को नाइदर बी लिंक्ड अलोन, अकेला जो है वो पॉजिटिव साइंस से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और ना ही आप अकेला जो है वो नॉर्मेटिव साइंस के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं सर, ऐसा फ्रेडमैन साहब कह रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। Character of economics contain both features positive as well as normative science। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर भाई ये दोनों गुण है, पॉजिटिव साइंस वाला भी और नॉर्मेटिव साइंस वाले भी। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन साहब इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। इसी कारण से जो है फ्रेडमैन साहब ने इकोनॉमिक्स को समटाइम्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी बताया और समटाइम्स नेगेटिव साइंस भी बताया। और यही वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक्स इज sometimes positive science and sometimes negative science. This statement is given by which professor? आपको 4 नाम दे देगा और वहां पर आपको ये हमारे जो फ्रेडमैन साहब हैं इनका नाम ढूंढना है और टिक लगा देना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर
कि हमारा जो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या है हमारा डिफरेंस? तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दैट इज कॉल्ड द वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। बहुत रैपिड मोड में समझेंगे कि क्या है डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस सीरियल नंबर में देखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस दैट इज कॉल्ड मीनिंग। मीनिंग की बात करेंगे सर, तो हमारा हम लोगों को पता है कि जो मीनिंग है पॉजिटिव साइंस में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या यहां पर देखना है, पॉजिटिव साइंस डील्स विथ व्हाट इज, ठीक है, क्या है से संबंधित है। अगर क्या है से संबंधित है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। और यहां पर आपके साथ जो है वो लिखा हुआ है व्हाट ought to be, या क्या होना चाहिए, अगर इससे संबंधित है, क्या है से संबंधित है यानी वास्तविक अर्थशास्त्र, और क्या होना चाहिए यानी कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वेरिफिकेशन की बात करें तो इट कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। आप यहां पर एक्चुअल डेटा से पॉजिटिव साइंस को वेरीफाई कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। आप यहां पर नॉर्मेटिव साइंस को एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर हम पर्पस, तो इट एम्स टू मेक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर बड़ा ध्यान से समझेंगे, ये बोलता है कि पॉजिटिव साइंस में यानी कि जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वहां पे आप डिस्क्रिप्शन का काम कर सकते हैं, यानी आप वहां पर वास्तविक विश्लेषण कर सकते हैं। और यहां पर आप कुछ नहीं सर बल्कि आदर्श मापदंड कर सकते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज, आप यहां पे आइडियाज दे सकते हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो विश्लेषण कर सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में बातें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सजेशन, यानी कि यहां पर कोई सजेशन नहीं देना है सर। पॉजिटिव साइंस में इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट दस नॉट सजेशन, ये फैक्ट पर बेस्ड है, यहां पर कुछ भी सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर जो है वो सजेशन देने की आवश्यकता, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेशन इन नेचर। ये इंडिविजुअल ओपिनियन रखता है जिस कारण से हम इसे क्या करेंगे तो सजेशन दे सकते हैं। किसमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम सजेशन देंगे, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सर हम सजेशन नहीं दे सकते हैं। आप यहां पर समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेकअप कर लिया तो ब्रेकअप कर लिया तो यहां पर आपको सजेशन नहीं देना, एक बार बोल दिया कि हमको नहीं रहना है, बात खत्म, 100 बात का एक बात। और यहां पर चार गो दोस्त मिलकर समझा रहा है कि भैया ये गलत बात है, ऐसा नहीं करो, 5 साल तो तुम्हारे साथ था, ठीक है, ये सब ठीक बात नहीं है, तो इसे समझाने लगा, तो समझो ये नॉर्मेटिव साइंस का उदाहरण। मेरे बात को समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका वैल्यू जजमेंट यानी मूल विश्लेषण। इट डज नॉट गिवन एनी वैल्यू जजमेंट, यहां पर कोई सी प्रकार का कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। और यहां तो वैल्यू जजमेंट जो है खून कूट कूट कर भरा होता है, किसमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जांपल। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जांपल आपको समझने में मदद करेंगे। फिर से देखिए एग्जांपल, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइज, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत निरंतर बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ठीक है, अगर ये रीजन बता रहा है कि कैसे कम किया जा सकता है। भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए अगर ये बता दे, या कदम उठाए जाने चाहिए ये बातें बता रहे हैं, तो नॉर्मेटिव साइंस का नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण लेके, भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण असमानताएं। बिल्कुल सही बात है सर कि भारत के जो देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में जो है इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी का मतलब असमानताएं और इक्विटी का मतलब समानताएं। यहां पर क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज इकोनॉमी शुड बी रिड्यूस। यहां पे क्या बोल रहा है, कम करने बोल रहा है। यहां पर भैया बोल रहा है कि कम कर दीजिए। अब बोलेगा कोई आदमी बोलेगा नहीं नहीं बढ़ा दीजिए, तो वहां पर उसका पर्सनल चॉइस है। यहां पे क्या है, पर्सनल चॉइस चलता है। यहां पे फैक्ट पे फैक्ट पे बात होती है, यहां पे फैक्ट पे बात नहीं होती है। नेक्स्ट है सर, इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग। यहां पर भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, बात तो सही है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं भारत में बेरोजगारी को बढ़ा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के कोई वैल्यू जजमेंट बात आ जाए तो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का उदाहरण होगा। अब हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट, क्योंकि हमने शुरू में ही समझा था कि इकोनॉमिक्स कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है, साइंस है, और कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है। तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट बहुत आसान बात समझेंगे सर कि आर्ट होता क्या है। आर्ट को हिंदी में कला कहते हैं। द वे ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड आर्ट। काम करने के तरीका को ही हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। और आर्ट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। ईच एंड एवरी पर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का जो तरीका है, द वे ऑफ डूइंग वर्क इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का तरीका क्या है होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। साइंस क्या है सर, साइंस एक मेथोडोलॉजी है। इट इज अ साइंस, इट इज मेथोडोलॉजी, ये कार्य विधि है, ठीक है, कार्य विधि है। और उसको एप्लीकेशन करना, उसको लागू करना एक क्या है, कला है, ठीक है। उसे क्या है, एक कला है। यानी आप समझ सकते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट जो है सर वो आपका
आर्ट जो है वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब लागू करना, और मेथोडोलॉजी का मतलब हो गया कार्यविधि, कार्यविधि, ये क्या हमारा कार्यविधि है और ये हमारा एप्लीकेशन है। आप समझिए कैसे, कार्यविधि का मतलब हम आपको अभी मान लीजिए पूरा कार का डायग्राम बना के पूरा कार कैसे चलाया जाता है सिखा दे, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा माफ करना मेथोडोलॉजी हो गया। और कार का चाबी दे दिए, ठीक है, और आप कार प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं खुद बैठ के, ठीक है, और हर व्यक्ति जो है वो पढ़ाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका मेथोडोलॉजी। और आसान भाषा समझिए, जैसे हम आपके आप साथ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक तरह से समझिए क्या है, मेथोडोलॉजी है। लेकिन हर व्यक्ति इस लेक्चर को अलग अलग दृष्टिकोण से समझेगा, वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। यानी आर्ट का मतलब क्या था, द वे ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। आप अपने स्कूल में देखते होंगे हर टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनका हर टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या है, आर्ट है, वो क्या हमारा आर्ट है। तो साइंस भी जो है, हमारा इकोनॉमिक्स भी जो है वो क्या है, आर्ट है। इकोनॉमिक्स जो है वो भी क्या हमारा आर्ट है। अब इसके पीछे रीजन क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है, और द अटेनमेंट ऑफ द गिवन एंड्स, सो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट टू, as several branches of economics offers as a practical guidance in the solution of economic problem, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर हमारा, तो कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अभी हमने आपके साथ जो सेशन डिस्कस किया है, इकोनॉमिक्स एज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव या नॉर्मेटिव साइंस, उसके कुछ इकोनॉमिक्स है, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आई होप कि ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है आप इस सेशन को देखने के बाद जो है वो सॉल्व कर लेंगे। आपके साथ हम एमसीक्यू को क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, आप जो है आप आराम से एमसीक्यू को क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा रहा, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, वैसा स्टेटमेंट जो सजेशन नहीं देता है उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, आपको पता होना चाहिए। जो किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं देता है उसे आई होप कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है, फैक्ट में, ओपिनियन में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ये आप खुद बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पता होना चाहिए, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस, दैट इज कॉल्ड द फ्रेडमैन साहब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इतने सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय सूरज क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। थैंक यू सो मच।